नमस्कार। दिल से के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय की जिस पे हाल ही में विवाद भी खड़ा हुआ। हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने पार्लियामेंट में एक बयान दिया कि आजकल फैशन हो गया है कि अम्बेडकर 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 लोग कहते हैं, तो अगर आप राम का नाम जपो तो शायद आपको स्वर्ग आप पहुंच जाओ। तो इस पे विवाद पैदा हुआ और विपक्षी दलों ने कहा कि ये जो बयान है गृह मंत्री जी का, ये गलत है, ऐसा उनको कहना नहीं चाहिए और ये अम्बेडकर जी का अपमान है, तो उनको अपने पद से इस्तीफ़ा देना चाहिए। खैर, उस चर्चा में हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन बाला साहब भीमराव अम्बेडकर का महत्व हिंदुस्तान की राजनीति में क्या है और कुछ इतिहास में हम जाएंगे कि ये जो हिंदू महासभा हो या जो हिंदू पार्टीज़ हों, राइट विंग पार्टीज़ हों, इनका दृष्टिकोण क्या रहा है अम्बेडकर जी के बारे में, कांग्रेस का क्या रहा है और क्या ये जो राजनीतिक दल हैं ये केवल राजनीति के आधार पे बात करते हैं। क्योंकि सबको मालूम है कि जो हमारी शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन जो हिंदुस्तान में है, जनसंख्या जो है वो लगभग 16.6% है और हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक दल अगर इलेक्शन जीतना चाहे तो बिना शेड्यूल कास्ट की सपोर्ट से वो जीत नहीं सकता। तो जो विरोध भी करते थे वो आज भी अम्बेडकर जी वाह वाह करते हैं, जो नहीं भी करते वो भी करते हैं और बुत बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो इसके पीछे सोच क्या केवल राजनीति है? क्या इस देश में हमारे राजनीतिक दल वाकई में चाहते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट है हमारे देश में उनकी तरक्की हो? अगर ये चाहते हैं तो 1950 के बाद उन्होंने इसके प्रति किया क्या है? तो ये सब बातें इनके बारे में हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ वी हैव थ्री वंडरफुल पार्टिसिपेंट्स हियर विद अस टुडे। थोरट साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। यू आर एन एजुकेशनिस्ट भी हो, आप एक अर्थशास्त्री भी हो और आपने 17 रिसर्च पेपर्स लिखे हैं और लगभग 19 किताबें आपने एडिट भी की हैं। आपके साथ काम किया, मेरे साथ आपने काम भी किया। यूजीसी के चेयरमैन भी रहे हैं 2006 से 2011 तक और एमफिल डीफिल आप जेएनयू से आपने किया है। विजिटिंग फैकल्टी आयोवा यूनिवर्सिटी के भी रहे हैं और आप दो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज़ के आप हेड भी रहे हैं, डायरेक्टर भी रहे हैं 2003 से लेकर 2006 तक। तो आपका दृष्टिकोण क्या होगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी। आप एक मतलब के भक्ति मूवमेंट में आपने कई किताबें लिखी हैं, कबीर की भक्ति मूवमेंट में, और आप भी जेएनयू से हैं, हिंदी लिटरेचर में आपने एमए जेएनयू से किया, यूपीएससी के आप मेंबर रहे 2007 से लेकर 2013 तक। विजिटिंग प्रोफेसर आप बाहर, चाहे वो कैम्ब्रिज हो, चाहे वो मैक्सिको हो, आप वहाँ विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे हैं। फैकल्टी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ में आपने विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं और ऑक्सफोर्ड में भी गए आपने वैसे एक किताब भी लिखी है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। That was actually a lecture. लेक्चर, हाँ, Gandhi Memorial Lecture at Gandhi Peace Foundation and it was published. हाँ, तो गांधी जी और अम्बेडकर जी के संबंध में आपसे कुछ हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह जोतका साहब, आप भी जेएनयू से हैं एंड यू आर अ सोशियोलॉजिस्ट और आपने जो कास्ट डायनामिक्स है, जो रूरल सोसाइटी में इनिक्विटीज़ हैं, एग्रेरियन इकोनॉमी में इनिक्विटीज़ हैं, उसके बारे में तो आपने बहुत कुछ काम भी किया है और आपको अमर्त्य सेन अवार्ड भी मिला। आप स्वीडन, नॉर्वे, यूएस, ऑक्सफोर्ड सब जगह में आप प्रोफेसरशिप्स आपने वहाँ पढ़ाया भी है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। सवाल ये उठता है कि क्या ये केवल राजनीति है कि इसके पीछे कोई ऐसा भाव भी है कि शेड्यूल कास्ट के लिए हमें कुछ करना है? नहीं सर, उसमें मेरा ख्याल है जो इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो अम्बेडकर साहब की अंडरस्टैंडिंग में दिए तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो एक्सप्लेनेशन ये इमर्जिंग ट्रेंड हुआ है
उसका एक्सप्लेनेशन पूरी तरह नहीं आ रहा है। ये जो राइजिंग ट्रेंड ऑफ ब्राह्मणिज्म है, 2014 से एक नया अंदाज हम देख रहे हैं, वो पुराना है। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के वक्त भी एक विचार रखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी जो हिंदू ट्रेडिशन है, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन है, उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए, मनुस्मृति का रिफ्लेक्शन होना चाहिए, और वो हुआ नहीं। और उसके वजह से वो नाराज़गी है। लेकिन मेरा ख्याल है अहम बात जो समझ लेनी चाहिए हमें, और जो पेपर में आ नहीं रही है, जो भी राइटिंग इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में आती है, वो ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी है उसके बारे में खूब लिखा है। जी हाँ। और ये इन लोगों को मालूम है, औरों को मालूम नहीं है। उन्होंने ब्राह्मणिज्म के फीचर क्या है, उसके मोटिव क्या है, कॉजेस क्या है, इंटेंशन क्या है, ये सारा लिखा हुआ है। जी। और उसको हम ब्रीफली देखें तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, इसके बिल्कुल खिलाफ ब्राह्मणिज्म के प्रिंसिपल्स है। डिवाइन गवर्नेंस है, आपने देखा होगा कि डिवाइन गवर्नेंस की बात की जा रही है, चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं। अब हमारे महाराष्ट्र में देवा नाम लगाना शुरू हो गया है। अनडेमोक्रेटिक है, द पावर इन द हैंड ऑफ वन पर्टिकुलर कास्ट। सेकुलरिज्म तो है ही नहीं, एक धर्म का राज्य हो, और प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत तवज्जो है। तो जितने भी प्रियम्बल में जो प्रिंसिपल है, जिसके आधार पे घटना बनी हुई है, और मोटिव है इक्वालिटी का है, फ्रीडम का है, फ्रेटर्निटी का है, ये सारा का सारा ब्राह्मणिक आइडियोलॉजी के खिलाफ है। और इसका जो गहन अभ्यास करके सामने रखा है, वो अकेले अम्बेडकर साहब ने रखा है। ये जो आरएसएस और इसका जो थिंक टैंक है, उनको पूरी तरह मालूम है। तो मुझे शुरू से था ऐसा, ये आज की बात नहीं आज की बात नहीं है। लेकिन ये है कि वो प्रिटेंड तो किया है कि अम्बेडकर साहब को मानते हैं, घटना को कभी कभी मानने की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये नेचुरल था कि होम मिनिस्टर साहब क्या बोले, वो नेचुरल था। और एक तबका तो लगातार बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो है मनुस्मृति का, गीता का आधार होना चाहिए। ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा मैं कहूँ ब्रीफली, क्योंकि वो बताना ज़रूरी है, जो आ नहीं रहा लिटरेचर में, वो ये है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अम्बेडकर, this is a struggle and conflict between two ideologies, one which believe in secularism, democracy, equality, fraternity, as against Brahmanism, which believe in non-democratic governance, inequality, lack of freedom, और anti-social conflict because of the caste system. तो ये जो स्ट्रगल है, ये दो आइडियोलॉजी का स्ट्रगल है। और इसका मोटिव जो है ब्राह्मणिज्म का इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल पावर है, हाई सोशल स्टेटस है। और तीसरा मुद्दा है, और मैं रुक जाता हूँ, वो बहुत अहम मुद्दा है कि ये हमें सरप्राइज़ मिल जाता है। जैसे नई नई बातें आ जाती है तो हम वी गेट सरप्राइज। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने इंडियन हिस्ट्री की स्टडी की, और उन्होंने कहा कि ये तो देयर हैज़ बीन ए स्ट्रगल राइट फ्रॉम BC 1000. Oh, absolutely. Yeah. So he developed a model of interpreting Indian history as a revolution and counter-revolution. Right. Buddhism and similar ideologies were revolution, and Brahmanism was counter-revolution. Manusmriti was counter-revolution. Gita was counter-revolution. As late as 1944, Ambedkar साहब ने मद्रास में कहा था कि this is a time of counter-revolution where Manusmriti and Gita will be preached for लेइंग डाउन। हिंदुज़म का तो वर्ड इस्तेमाल किया है उन्होंने, लेकिन मैं कह दूँ कि देयर इज़ नथिंग लाइक हिंदुज़म एज एन आइडियोलॉजी। द कोर आइडियोलॉजी इज ब्राह्मणिज्म। उसकी रिलीजियस आइडियोलॉजी है, उसकी सोशल आइडियोलॉजी इन टर्म्स ऑफ नाम पे भी उन्होंने चर्चा की। तो ये हिंदू के नाम पे वो फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि हिंदुज़म में तो सारा एग्रीगेशन है। करेक्ट। जैन भी है, उसमें सिख भी है, बुद्धिज़्म भी है, और ब्राह्मणिज्म भी है। Correct. लेकिन जो आप देखेंगे सर कि जो एक्चुअल प्रोपोगेशन हो रहा है, वो जैन का और बुद्धिज़्म का और सिख का तो नहीं हो रहा। एक्चुअल प्रोपोगेशन ब्राह्मणिज्म का हो रहा है। मैं आपको एक कोटेशन देता हूँ जो अम्बेडकर जी ने अपनी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखा 1946 में, और अंग्रेजी में है, इफ़ हिंदू राज डज बिकम अ फैक्ट, इट विल नो डाउट बी द ग्रेटेस्ट कैलेमिटी फॉर दिस कंट्री। नो मैटर व्हाट द हिंदूज से, Hinduism is a menace to liberty, equality and fraternity. On that account, it is incompatible with liberty. Hindu Raj must be prevented at all cost. जो अम्बेडकर जी ने ऐसी बात कही, वो भारतीय जनता पार्टी उनके प्रति कैसे कोई बात कर सकती है? बिल्कुल। सवाल तो ये उठता है। बिल्कुल।
पुरुषोत्तम जी आप बताइए। देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें जो थोड़ा सा आपने कहा उस पर भी थोड़ा लेते हुए, आपने जो भारतीय जनता पार्टी की बात की, तो भारतीय जनता पार्टी जब गांधी को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर सकती है तो अम्बेडकर को अप्रोप्रिएट करने में उन्हें क्या दिक्कत होगी? क्योंकि तो राजनीति हुई ना ये। ऑब्वियसली यानी जो लोग आज गांधी जी की बात करते हैं, देखिए बहुत अजीब स्थिति है। अगर आप जैसे सोशल मीडिया देखें तो जिस विचारधारा के लोग सोशल मीडिया पर गॉडसे को सेलिब्रेट करते हैं, जी हाँ। जिस विचारधारा के लोग गॉडसे को देशभक्त और वो सब कहते हैं, उसी विचारधारा के लोग जब सरकार में होते हैं और विदेश जाते हैं तो गांधी जी की बात करने लगते हैं, जी हाँ। गांधी जी को प्रणाम करने लगते हैं, हम गांधी के देश से आए हैं, हम बुद्ध के देश से आए हैं कहने लगते हैं। तो ये एक एप्रोप्रिएशन की ज़रूरत महसूस की गई और उसका कारण ये था गांधी जी के केस में कि नेहरू की आलोचना आप कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन गांधी जी अपनी शहादत के कारण और जो एक पूरा उन्होंने परसोना अख्तियार किया हिंदुस्तान के इतिहास में, उसके कारण उनको रिजेक्ट करना, यानी एकेडमिक बात अलग है, एकेडमिक रूप से आप बात कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति के लिए गांधी जी को रिजेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया। जी हाँ। तो अब गांधी जी को अप्रोप्रिएट किया जाए। पिछले 31 साल में, बल्कि उससे भी थोड़ा ज़्यादा, हिंदुस्तान की राजनीति और संस्कृति में जो दलित सेल्फ एसर्शन आया है, जिसकी एक अभिव्यक्ति आप दलित साहित्य में देखते हैं, दूसरी अभिव्यक्ति तरह तरह की दलित राजनीति में देखते हैं, तो उसके चलते अब अंबेडकर को भी उस तरह रिजेक्ट करना मुश्किल है। जी हाँ। तो गांधी के बाद अब अंबेडकर को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश है। तो इसलिए मुझे इसमें कोई ताज्जुब नहीं होता, क्योंकि सिंसियरिटी अगर हो, हिम्मत हो, तो आप कहिए कि भाई हम गांधी को गलत मानते हैं। सिंसियरिटी हो, हिम्मत हो, तो कहिए कि हम अंबेडकर को गलत मानते हैं। वो आप मान नहीं सकते, क्योंकि मैं इसको इस तरह कहूँगा कि खुद अपने पॉलिटिकल वर्ल्ड व्यू के प्रति आपके मन में सिंसियरिटी नहीं है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ पॉलिटिकल पावर फॉर यू। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है कि अगले 10-5 साल में अगर पॉलिटिकल सिचुएशन बदल जाए तो लोग नेहरू को भी अप्रोप्रिएट करने लगेंगे, हाँ, हो सकता है। जबकि आज नेहरू उनके सबसे बड़े आर्क विलेन हैं, लेकिन नेहरू को भी अप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। जो बातें यहाँ आ रही हैं सिबल साहब, उसमें देखिए एक दो चीज़ें हम समझें कि मैं ये मानता हूँ कि अंबेडकर एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में, एक हिस्टोरिकल पर्सनालिटी के रूप में और एक मेटाफर या एक सिंबल के रूप में हमें थोड़ा अलग करना जी चाहिए। हाँ। As a historical personality, one may agree with Ambedkar on many things. One may evaluate Ambedkar in many ways and contradictory ways. But as a symbol, as a metaphor of not only of Dalits, but of basically, I would say, of anybody who is individually or collectively marginalized, जी हाँ, बिल्कुल। the symbol of that struggle not only for power, but I would say self-respect. Right. तो उस रूप में अंबेडकर हर एक के लिए महत्वपूर्ण है, केवल दलितों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है और केवल मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अंबेडकर बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन, एंड दैट इज़ वाई, बिकॉज ऑफ दिस, जिसको कहें कि अमित शाह जी से जो चूक हो गई, जो असलियत जैसी सामने आ गई, दैट इज़ वाई बीजेपी फाइंड्स इटसेल्फ इन अ ट्रबल एट द मोमेंट। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि आपने क्या कहा कि अंबेडकर, बात सही है, अंबेडकर का नाम लेने से क्या है, भगवान का नाम लेंगे तो स्वर्ग पहुँचेंगे, सही बात है। सवाल है कि जिस लहजे में आपने कहा, वो लहजा जो था, जो एक जिसको कहते हैं डिसमिसिव लहजा, बल्कि उससे भी अधिक लोगों को आपको याद होगा अरुण शौरी ने किताब भी लिखी थी, फॉल्स, क्या था, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, Worshipping False Gods। तो अब वो अब किताब उस भी समय वो बीजेपी में थे, उन्होंने भाषण दिया था। बिल्कुल दिया उन्होंने था। वो पार्लियामेंट में पुणे में भाषण शायद दिया। सभा हुई थी, राज्यसभा वहाँ में पर तो हंगामा मैं भी भी था हुआ उस था। समय। जी जी। राज्यसभा में भी बात कही थी उन्होंने और उस किताब को जम के प्रमोट किया गया था। जी हाँ, जी हाँ। अब आजकल उस किताब को उसी तरह लगभग गायब किया जाता है जैसे वी और अवर नेशनहुड को गायब किया जाता है। वो फिर भी जो दलित लोग हैं फिर भी बीजेपी को वोट देते हैं, देखिए मैं ये भी मानता आप हूँ, देख रहे हैं। ये सर ये इतिहास के बावजूद ये जो अर्ली आरएसएस ने अर्ली पीरियड में, ये 10 साल के बाद उनको पता चला कि ब्राह्मण की पॉपुलेशन बड़ी मुश्किल से 3-4% है, अनलेस दे विन ओवर ओबीसी एंड दलित। बिल्कुल बिल्कुल। So they have developed a strategy to win over the OBCs and the Dalit. They set up 40 organizations. As on today, there are 42 organizations of RSS. तो पूरी राजनीति है इसमें, कोई दलितों से या अम्बेडकर जी से कोई वो नहीं है। एक बात कहूँ कपिल साहब, इसमें देखिए दलित का तो उतना साफ तौर से नहीं कह सकते हम,
लेकिन जहाँ तक ओबीसी का सवाल है, हमें ये मानना चाहिए कि पिछले 10 साल में नहीं बल्कि उसके पहले से भी बीजेपी ने उनमें पहुँच बनाई है। बिल्कुल। और अगर आप पॉलिटिकल सेंस में ओबीसी एम्पावरमेंट की बात करें तो दिस इज अ फैक्ट कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो मध्य प्रदेश में पहला ओबीसी चीफ मिनिस्टर बीजेपी ने दिया, उत्तर प्रदेश में पहला ओबीसी चीफ मिनिस्टर बीजेपी ने दिया, और आज तो वो ये दावा करते हैं कि हिंदुस्तान को पहला ओबीसी प्राइम मिनिस्टर भी हमने ही दिया है। वो ठीक है, वो तो ओबीसी की एक्चुअली वो चर्चा थोड़ी अलग है। नहीं, तो जहाँ तक आप दलितों की बात कर रहे हैं, देखिए मैं ये मानता हूँ कि दलित हो या कोई भी सेगमेंट हो सोसाइटी का, वो वोट देते समय उसके कंसर्न्स दो तरह से चलते हैं। एक तो एक कहिए कि परमानेंट किस्म के कंसर्न्स होते हैं, दूसरे उस पर्टिकुलर इलेक्शन के भी तो इशूज होते हैं, और तीसरे ये कि कोई भी वोटिंग जो है वो केवल एक परमानेंट पैटर्न पर नहीं होती। नहीं, वो तो ठीक है। वो तो अब किसी, अब मान लीजिए कि जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में एक वोटिंग पैटर्न था, वो असेंबली में नहीं रहा, विधानसभा में कुछ और हो गया। बिल्कुल। आपकी क्या राय रहेगी? मेरा जो काइंड ऑफ इंस्टिंक्टिव फीलिंग है कि ये जो अमित शाह जी ने कहा है वो चूक नहीं है। अच्छा। तो वो जानबूझ के कहा गया है, उसका एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, तो उस पे आने के लिए मेरे को 2 मिनट दीजिएगा। जी हाँ। तो जब हम अंबेडकर की बात करते हैं तो आई थिंक वन आल्सो हैज़ टू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया, और उसमें क्या क्या इंटरनल चर्निंग्स हो रही हैं। और देखिए 1980 के दहाके तक इंडिया में कोई ऑटोनमस दलित पॉलिटिक्स काफ़ी इनसिग्निफिकेंट सी थी। तो होता क्या है कि 1947 के बाद जब देश आज़ाद होता है, रिजर्वेशन लगती है, रिजर्वेशन एक्सपैंड होती है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, बाय 1980s वी हैव ए काइंड ऑफ दलित मिडिल क्लास। और उसका बिल्कुल क्लियर रिफ्लेक्शन आता है कांशीराम में। और कांशीराम जो है वो पंजाब से निकल के पूना जाता है, पूना में जाके वो बामसेफ बनाता है। जो ऑफिस जो है सरकारी दफ्तर है, उसकी एक बड़ी क्रिटिकल सिग्निफिकेंस है। वो सरकारी दफ्तर से एक नए तरह से कास्ट का आर्टिकुलेशन होना शुरू होता है, और वो जो सरकारी अफसर है उसको कांशीराम गालियाँ भी निकालता है कि तुम लोग एकदम से चमचे बन गए, तुम तो दलाल बन गए, अगर तुम्हें कुछ अपनी डिग्निटी है, अपनी कम्युनिटी के बारे में है तो यू शुड पे बैक। और उस टाइम पे देखिए पैरेलली जो है 1990 के दहाके में, आज अखबार उठा के देख लीजिए, गांधी, नेहरू, टैगोर, पटेल, वो सब लोगों के बारे में फ्यूचर की कोई बात नहीं करता, कम हिस्ट्री की होता बात है। करता जी, उनकी बात कम होनी शुरू हो जाती है, अंबेडकर की बात ऊपर आनी शुरू हो जाती बिल्कुल है। बिल्कुल। और 1990 में ये 2-3 चीज़ें और भी होती हैं। एक ये है कि उस टाइम पे मंडल कमीशन आता है। मंडल कमीशन आते ही जो कास्ट का रिजर्वेशन का नैरेटिव था उसको एक लेजिटिमेसी मिलती है। बिल्कुल। 1990 से पहले रिजर्वेशन के काइंड ऑफ सिस्टम को लेजिटिमेसी नहीं थी। अब आपका 60% जो आबादी है, 70% आबादी है, वो उसी कॉन्टेक्स्ट को कहीं ना कहीं से ऑक्युपाई करने की कोशिश कर रहा है। Correct. और रिजर्वेशन के लिए अंबेडकर बिकम्स वेरी सिंबॉलिक। Yes. तो अंबेडकर कम्स टू द सेंटर स्टेज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। और जो इन्होंने बात की है कि वो भी एक 2 लेवल पे उसकी लेजिटिमेसी आती है। एक तो ये है कि सब लोग जो डेमोक्रेसी के बारे में सोचना चाहते हैं, रिपब्लिकनिज्म के बारे में सोचना चाहते हैं, अंबेडकर इज द आइडियल। गांधी में नहीं है वो, नेहरू में थोड़ा है, लेकिन अंबेडकर बड़ा सिग्निफिकेंट है। दूसरा ये है कि जो 1980 के दहाके तक आते आते जो नई एक अर्बन दलित मिडिल क्लास डेवलप होती है, वो अंबेडकर को डीफाई कर देती है। अंबेडकर एक नए अवतार के रूप में, भगवान के रूप में उनके लिए आ जाते हैं। तो अंबेडकर की सच में पूजा होने लगती है, उनको एक होप मिलती है, उसके थ्रू एक सिंबल मिलता है। और वो सिंबल बहुत पावरफुल सिंबल है। वो सिंबल मॉडर्न सिंबल है, वो सिंबल इक्वालिटी का है, वो सिंबल उनकी एस्पिरेशन को, उनके बच्चे के लिए एक रोल मॉडल है। कई सारे देखे हमने स्टूडेंट, सब कोई अंबेडकर बनना चाहते हैं। अंबेडकर बनने के लिए क्या करना है, आप किताबें पढ़े जाइए, पढ़े जाइए, पढ़े जाइए, पढ़े जाइए, और एक नए तरह की चेतना आती है, नए तरह के अंबेडकर पैदा होते हैं पूरे देश में अलग अलग तरीके से। तो अंबेडकर की बात करने वाले मोस्टली दलित हैं, लेकिन लोअर ओबीसी से भी आ जाते हैं। खासतौर पर जो मध्यम वर्ग की इंटेलिजेंसिया है, इंटरनेशनली जो अंबेडकर की पहुंच निकलती है, जो जिस तरह से अंबेडकर के नाम पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और ह्यूमन राइट्स की जैसे बात आती है, नए तरह से यूएन एजेंसी जब वो राइट बेस्ड अप्रोच की बात करने लगते हैं तो इंडिया में आते हैं तो उनको अंबेडकर ही एक मिलता है जो कि मार्जिन्स की बात कर रहा है, जो इंक्लूजन की बात कर रहा है। जैसे IIDS शुरू किया था, उसमें अंबेडकर बहुत सिग्निफिकेंट था। इट वॉज वेरी ईजी टू टॉक अबाउट कास्ट आफ्टर 1990s। बिफोर 1990s कास्ट वॉज ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। आफ्टर 1990s कास्ट बिकम्स ए साइट ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। जो दूसरी बात जो है वो जो मैं पहले कह रहा था कि इसमें एक कोई गलती से नहीं हुआ ये। अच्छा।
वो ये है कि आपको ये जो अमित शाह जी ने कहा है, जो कास्ट का जो इंटरनल डायनामिक्स है, मैं फील्ड में काम करता हूँ, मैं फील्ड वर्क करता हूँ, लोकल लेवल पे जाके देखिए, एक तो कोई इस तरह का हमारा कास्ट सिस्टम नहीं है जिस तरह का हम सोचते हैं कि भाई ये वर्णा व्यवस्था है और उसमें कुछ अनटचेबल्स हैं तो वो एक जाति है और ब्राह्मण है दूसरी जाति है। तो अभी थोड़े दिन पहले जो वो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का सब क्लासिफिकेशन का, उसके साथ जोड़ के देखना बड़ा ज़रूरी है। हर रीजन का एक अपना जो दलित डायनामिक्स है और वो रीजन स्पेसिफिक है बट ऑल्सो नेशनल लेवल पे है। अगर मैं हरियाणा में जाता हूँ तो हरियाणा में एक क्लस्टर है जो जिनको चमार क्लस्टर कहेंगे, दूसरा वाल्मीकि क्लस्टर है, इसके अलावा और जातियां हैं। टोटल परसेंटेज 18-19% है, लेकिन उनका अलग अलग से बटे हुए हैं। इससे पहले पंजाब में जाते हैं तो पंजाब में जैल सिंह ने एक सब क्लासिफिकेशन किया था, 50% जो रिजर्वेशन है वो वाल्मीकि मजहबी सिखों को दे दिया था, बाकी 50% तो उसके पीछे भी एक राजनीतिक, उसके पीछे राजनीति थी, दृष्टिकोण प्रिसाइजली। तो वो जो है वो अभी ये वही हो रहा है जो मैं ये कह रहा हूँ गलती नहीं हुई है, क्योंकि वो जो अपर जो है ना, जो ओबीसी या SC ST जिसकी आप बात कर रहे हो, वो क्रीमी लेयर कहलाया जाता है। नहीं, वो क्रीमी लेयर वाली नैरेटिव अलग है। नहीं, क्रीमी नैरेटिव वाला अलग है। क्रीमी लेयर में आप हाउस होल्ड बोस क्रीमी लेयर निकालेंगे, जो वो ये जो सब क्लासिफिकेशन एजेंडा है ये अलग है। नहीं, अलग तो है, लेकिन उसमें भी अभी सुप्रीम कोर्ट मैंने बहस की थी, मैंने ही बहस की थी, सब क्लासिफिकेशन के प्रति बहस की थी, उसमें भी उन्होंने क्रीमी लेयर, जस्टिस गवाई ने क्रीमी लेयर की बात की है। लेकिन मैं थोड़ी अलग से सभी ने की विदिन द सब क्लासिफिकेशन, यस, उसमें भी क्रीमी लेयर विदिन सब क्लासिफिकेशन। ये जो एजेंडा है ये थोड़ा अलग है उससे। नहीं, यू आर राइट, बट दैट इज आल्सो फॉर पॉलिटिक्स। प्रिसाइजली, दैट इज आल्सो फॉर ऑब्वियसली फॉर पॉलिटिक्स। अब आप महाराष्ट्र में जाइए तो जो अंबेडकर वहां से महाराष्ट्र में वो दलित नहीं रहता, वो महार बन जाता है। हाँ, बिल्कुल, वो बुद्धिस्ट बन जाता है। तो बीजेपी का ये है कि आप एक सिर्फ अंबेडकर के पीछे लगने की जरूरत नहीं है। अगर आप अंबेडकर को साइड में कर दीजिए कि ये जो एक खास आर्टिकुलेट दलित सेक्शंस हैं इनको छोड़ दीजिए, जो आपको जो आपने बात कही कि दलित भी बीजेपी को वोट डाल रहे हैं, वो अगर आप माइक्रो लेवल पे जाके बात करेंगे तो वो स्पेसिफिक जातिज है और वो जातिज को इन्होंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे के, जैसे यूपी में जैसे अमित शाह ने किया कि आप छोड़िए जी, आप जाटव्स को छोड़ दीजिए, बाकी दलित कौन से हैं, बिल्कुल उनको लाके यही तो पुरुषोत्तम जी आप कह रहे सिंबॉलिक थे, रिप्रेजेंटेशन आप कह रहे थे। लेकिन उसमें अंबेडकर जो है, ज्योतिका जी देखिए, इन्होंने मध्य प्रदेश में भी किया और ये ओबीसी के साथ भी किया। यानी जहाँ जहाँ इनको ये लगा कि ये पर्टिकुलर दलितों में या ओबीसी में पर्टिकुलर जाति है और इसका इस पार्टी के साथ एक तरह का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, जैसा आज जाटवों का बसपा के साथ माना जाता है। तो न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि मध्य प्रदेश में भी जहाँ के जाटव ठीक ठाक उसमें स्ट्रेंथ में, वहाँ भी उन्होंने कहा कि जाटवों को छोड़ो, जो अन्य जातियां हैं उनको लाओ। इसकी जो कंसेप्चुअल फाउंडेशन है वो कांशीराम में है। हाँ। जब वो बात करता है ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है, एडिटिव रिप्रेजेंटेशन, कि आप रिप्रेजेंटेशन दे के आप एम्पावर कर रहे हैं लोग। रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल है, तो वो कास्ट के अगेंस्ट की लड़ाई एक किस्म की कास्ट को अकोमोडेशन की लड़ाई बन जाती है। हाँ, वो रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई हो जाती है, एम्पावरमेंट और चेंज की नहीं रहती। नहीं, एम्पावरमेंट की है उसमें, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन की नहीं है। बहुत कम लोगों को एम्पावरमेंट मिलता है। प्रिसाइजली, कितना एम्पावरमेंट मिलता है रिजर्वेशन से। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। सिचुएशन तो वही रहती है। सिचुएशन, लेकिन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। इंस्टीट्यूशनल चेंज नहीं हो पाता, और खास करके जैसे आपने सीएम बना दिया, आपने कोई वो बना दिया, तो उससे आपको एक इमीडिएट पॉलिटिकल बेनिफिट मिलता है कि देखिए सब। लेकिन जब दलित की लिंचिंग होती है तो ये लोग नहीं बोलते, तब कोई नहीं बोलता। वही मैं कह रहा हूं, उसमें चेंजेस नहीं होते। जो दलित have moved out to a certain extent to BJP, there is one of the reason is कि dominant political party यदि उनकी पोजीशन बढ़ जाती है और पावर में आती है, तो जो हमारी मेथड ऑफ इलेक्शन है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहाँ शेड्यूल कास्ट को दोनों वोट देते हैं, हाई कास्ट और शेड्यूल कास्ट, और बेसिकली इट इज़ हाई कास्ट बीइंग इन मेजॉरिटी, दे डिसाइड व्हिच शेड्यूल कास्ट शुड बी इलेक्टेड फ्रॉम दैट। तो यदि बीजेपी डोमिनेंट पोजीशन में है तो बीजेपी उन दलितों को चुन के लाएगा जो उनके फेवर में है, और कांग्रेस जब थी तो कांग्रेस चुन के लाएगा। जो इंडिपेंडेंट दलित का जो है वो तो चुन के आता नहीं है।
यदि कांशीराम का भी एग्जाम्पल लिया जाए तो आपने देखा होगा कि he had to finally join hand with BJP. Twice he formed the government with BJP, which is going against the ideology of बट उसका भी महत्व Ambedkarism. अब कम हो गया है, कांशीराम जी का भी। तो कांशीराम मायावती का भी कम हो गया। मायावती का बहुत नहीं 24% से 12% पे आ गया। Exactly. महाराष्ट्र में भी हालत है। मैं पॉइंट ये रेस कर रहा हूँ कि मेथड ऑफ रिजर्वेशन दैट इज जॉइंट इलेक्टोरेट, that is the main culprit as to why the majority party can select the person from scheduled caste of their choice. अम्बेडकर साहब ने सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा था, सेपरेट इलेक्टोरेट मिला नहीं है। वो तो कम्युनल वोट के हाँ, वो खिलाफ। तो डबल वोट था, तो उसके दलित को चुन के देता था। उसके बाद उन्होंने क्वालिफाइड जॉइंट इलेक्टोरेट भी मांगा है कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में यदि शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट है तो उसी शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट के वोट आप फाइनली काउंट करो जिसको 30% शेड्यूल कास्ट के वोट मिल रहे हैं। तो उनका डॉक्टर अम्बेडकर साहब का इंटेंशन ये था कि यदि दलित रिप्रेजेंटेटिव को ये पता चले कि उसके चुन के आना दलितों के ऊपर डिपेंड है तो अच्छे आदमी जा सकते हैं, और वो अदरवाइज तो पॉलिटिक्स होगी। अदरवाइज पॉलिटिक्स यदि बीजेपी का डोमिनेंस आ गया तो बीजेपी के चुन उसमें के जो जाएंगे। कांशीराम का जो स्टार्टिंग पॉइंट था, वो जो बार बार बहुजन की बात करता था, वो ये नहीं कहता कि हमें सिर्फ शेड्यूल कास्ट को मोबिलाइज करना है। बहुजन का मतलब यही था, उसको पता था कि ये अलायंस वायबल नहीं है, और उसको एक नई लैंग्वेज इन्वेंट करनी चाहिए थी। वो अनफॉर्चुनेटली जब मायावती आके वो इंस्टीट्यूशनलाइज करती है उस पॉलिटिक्स को, वो सिंबॉलिक जाति बेस्ड रिप्रेजेंटेशन तक आ जाती है। तो उसमें वो चीजें बीजेपी उससे सीख के, उनको लगता है ये तो हम उनसे अच्छा कर सकते हैं, उनके पास तो सीट सरप्लस करिए, मुसलमानों को भी नहीं देंगे उनको तो। इलेक्टोरेट में एक प्रॉब्लम और भी है जो थोड़ा सा हमने कहा कि क्वालिफाइड सेपरेट इलेक्टोरेट हो या वैसे ही हो। देखिए, फिर यहाँ केवल दलितों की बात नहीं है, उस तरह के सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग मुसलमानों की ओर से भी हो सकती है, क्योंकि मुसलमानों का तो कोई रिजर्वेशन भी नहीं है। यानी इस समय मेरे ख्याल से रूलिंग पार्टी का तो एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है, जहाँ तक मुझे याद है, लोकसभा में नॉट अ सिंगल मुस्लिम एमपी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। राज्यसभा में होंगे एक दो। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि सेपरेट इलेक्टोरेट से ज़्यादा एम्फेसिस इस बात पर हो कि विद इन दी पॉलिटिकल पार्टीज और पूरे सिस्टम में दलितों को और उस तरह आदिवासियों को फॉर दैट मैटर एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले। केवल प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं कि आपने रिप्रेजेंटेशनली कास्ट हैज बिकम वेरी इफेक्टिव। नहीं, मैं साहब ये निवेदन कर रहा हूँ कि रिप्रेजेंटेशन विद इन दी पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, विद इन दी पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उसके लिए आपको लैंग्वेज अलग से इन्वेंट करनी पड़ेगी। वही मैं बात कर रहा हूँ। जब तक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात है, देयर कास्ट हैज बीन वेरी सक्सेसफुल। Yes, that's right. किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आप ओबीसी को इनको नहीं कर सकते। सही है, ओबीसी पे है, वहाँ पे दलित तो एनीवे है बिकॉज़ उनके लिए रिजर्व पोस्ट है। मेरे ख्याल से तो कैसे आप एक लैंग्वेज इन्वेंट करेंगे वो सही है, पोस्ट कास्ट लैंग्वेज है। एग्जैक्टली, देयर आई एग्री विद यू। या मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिप्रेजेंटेशन अपने आप में पर्याप्त नहीं है। रिप्रेजेंटेशन विल बिकम मीनिंगफुल, इट विल रिमेन अदरवाइज ओनली सिंबॉलिक and ornamental. It will become meaningful only if it is conceived and imagined within the framework of politics of transformation. जब आप पूरे सामाजिक व्यवस्था को बदलने की According बात to करें, me, sir, that's not going to happen. that's a different thing. That's a different उसका thing. सिविल साहब That's a different thing. That's not going to happen. उसका But I As believe long that as the caste system remains in this Precisely. country, नहीं तो that कास्ट will never सिस्टम, happen. हाँ, उसके लिए तो जरूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि कास्ट सिस्टम पर Caste चोट system हो, has to- कास्ट सिस्टम पर चोट हो, यही तो बिल्कुल, ट्रांसफॉर्मेशन है। देखिए, मैं इस मामले में एकदम क्लियर हूँ, और इस मामले में मैं अम्बेडकर से 100% सहमत हूँ कि हिंदुस्तान में अगर कोई वास्तविक सामाजिक परिवर्तन होगा तो वो बुनियादी I तौर से quote what कास्ट you're के सवाल से saying. होगा। He wrote, according to Dr. Ambedkar, a political revolution couldn't succeed unless it was preceded by a socio-religious revolution. Exactly. But the Congress never worked for a social revolution aimed at dismantling caste. And no political party has done that. सर, उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, वो ये है कास्ट तो अपनी जगह है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने बहुत इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम का दिया है, वो है ग्रेडेड इनइक्वालिटी। Yes, Graded right. inequality. That's right. तो उसमें ग्रेडेड इनइक्वालिटी में क्या है, एज यू गो डाउन इन कास्ट हायरार्की योर कास्ट स्टेटस गोज डाउन एंड एज यू गो अप योर कास्ट स्टेटस गोज अप, एंड सो देयरफॉर ही सेड दैट फॉर व्हाटएवर रीजन, ऑफेंस और डिफेंस, यू कैन नॉट यूनाइट हिंदू। Correct. So it's very difficult to bring scheduled caste with OBC. Absolutely. Even if both suffer from the system of the caste system, and yet they cannot join hand together. थोड़ा सत्व का ज्वाइन हो जाता है। तो इसलिए कांशीराम की जो थ्योरी थी उसमें जो मेजर फ्लॉ था वो ये था कि भाई बहुजन को इकट्ठा लाओ, लेकिन उनको पता नहीं कि बहुजन इनसाइड डिवाइडेड है, ग्रेडेड इनइक्वालिटी है।
अब देखिए दलित और ओबीसी इकट्ठा आ जाए, एट्रोसिटी ओबीसी दलित के ऊपर करता है, बिल्कुल करता है। जो भी यूनिटी हो जाती है वो हम देखते हैं। इमीडिएटली ब्रेक डाउन हो उत्तर जाती है। प्रदेश में हम देखे थे। तो दलित पॉलिटिक्स ये है कि वॉट एवर यू से इट विल फाइनली बॉइल डाउन टू द दलित। In the context of the fact that they said that they were not yet ready to participate. वो तो तब की बात तब हुई की ना, मैं आज बात। की बात कर नहीं रहा नहीं, हूँ। लेकिन उसमें आज- अग्रवाल साहब उसमें ये भी तो है ना, ट्राइबल डू नॉट सफर फ्रॉम अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सो देयर इज ए लेस रीजन व्हाई एज टू व्हाई दे शुड कम टुगेदर। ट्राइबल की प्रॉब्लम आइसोलेशन की है, सेग्रीगेशन की है, पॉवर्टी की है, डिस्क्रिमिनेशन की नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन की नहीं है। सो वेरी इट हैज नॉट हैपन। टेल मी, गिव मी द एग्जांपल इन लास्ट In 75 fact, I years। read a wonderful piece somewhere, a beautiful article saying that when a child is born, touch is a major factor in giving child that comfort, right? In fact, that a human being actually, when he becomes an adult, touch is a very important touch of the mother, Yeah. right? Now, if you talk of a whole class being untouchable, Yeah. See, it is such So that's social actually- ostracism. Yeah. So that's very important point. Yeah. See, if you look at और स्टडी भी हुई है, इंपीरिकल वर्क भी हुआ है, हम क्वालिटेटिव काम भी कर रहे हैं, जहाँ तक पुराने तरह की अनटचेबिलिटी थी, काफ़ी कुछ बदला है कास्ट में। जो आप कह रहे हैं सोशल एंड रिलीजियस इनइक्वालिटी, उस स्फेयर में काफ़ी कुछ बदला है। आप किसी भी गांव में कहीं भी चले जाइए इंडिया में, अब गांव जो बड़े बढ़ रहे हैं, अभी इमीडिएट जो स्टडी हो रही है उसमें ये है कि गांव बड़े होने के बाद जो उनके घर भी आसपास हो गए हैं। लेकिन जो बात थोरट साहब कह रहे हैं और जो जिस डायरेक्शन में जाना ज़रूरी है वो ये है कि जो इनइक्वालिटी की जब हम बात करते हैं, इनइक्वालिटी का धरातल वो सिर्फ सोशल रिलीजियस नहीं है, इकोनॉमिक उससे भी ज़्यादा है। बिल्कुल सही। और दैट इज द स्फेयर वेयर वेरी लिटिल चेंज इज हैपनिंग। इवन दो दलित मिलियनेयर की बात होती है, लेकिन कोई भी बिलियनर इंडिया का दलित शायद नहीं है। जो दलित कैपिटल की बात हुई थी वो कहीं एक्सपैंड नहीं हो रही। इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे Precisely, एजुकेशन में, हाँ, तो कहाँ से Precisely, दलित ऊपर आएंगे। primary और education थोरट साहब आपने ये खत्म बात कर जानते दिया, higher हैं education कि खत्म जो कर भी रहे हैं। हमने कोशिश की हमारे कार्यकाल में जी, कि जी। भाई मैट्रिक के बाद जो स्कॉलरशिप मिलने Yes, चाहिए sir, वो yes, नहीं sir. मिले। अच्छा, जो 6 स्टूडेंट्स पर 1 फैकल्टी मेंबर, ठीक है ना, हमने कहा कि नहीं ये लिमिट दलितों के लिए वैसे ज़्यादा होने चाहिए था। जी। वो सब उन्होंने खत्म Precisely, कर दिया। सारा जो system प्लान ऐसा- एक्सपेंडिचर हम रखते थे दलितों के लिए वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। और ये नॉन प्लान ख़त्म करने के बाद एक जनरल एक्सपेंडिचर, तो मतलब कि जो चीज़ें हम दलितों के लिए कर रहे थे Precisely. वो उन्होंने सब सारी और एक खत्म कर नया दिया। दलित पैदा हो रहा है जो बिल्कुल गरीब है, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आता है, वो चाहे ओबीसी हो, मुसलमान हो और गरीब है, वो शहर में आके दलित के पास ही रहता है, दलित लोकेलिटी में रहता है। एक नए किस्म की हायरार्की आ रही है एकदम से, जो नया साउथ अफ्रीका वाला सिचुएशन इंडिया में डेवलप हो रहा हाँ, वो है। तो एक जब apartheid है। तक इनइक्वालिटी जो की आप बात नहीं एजुकेशन की बात करेंगे, कर रहे हैं, अब तो हालत ये है कि धीरे धीरे आप एजुकेशन सिस्टम एज सच, एजुकेशन सिस्टम इन जनरल को डिसमेंटल कर रहे हैं, हाँ, complete- हेल्थ को Precisely. डिसमेंटल कर रहे हैं, हर चीज प्राइवेटाइज कीजिए आप, डिसमेंटल नहीं कर रहे, आप उसको स्ट्रेटिफाई कर रहे हैं। नहीं, हाँ, एक तरह के लोग एक साइड में जाएंगे, दूसरे साइड दूसरे टाइप में दूसरी तरफ जाएंगे। फाइनली मतलब मैं ये समझता हूँ कि फाइनली एट द एंड ऑफ हिज लास्ट डेज डॉक्टर अंबेडकर एस्टैब्लिश रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। Yes. अर्लियर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी 1937 में, 52 में, 42 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और उसको फिर कन्वर्ट करके रिपब्लिकन पार्टी बनाई जो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, पावर्टी, ये सारे प्रिंसिपल, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी पे आधारित थी। और कोशिश थी कि शेड्यूल कास्ट के अलावा शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को भी उसमें साथ लिया जाए, और सोशलिस्ट आइडियाज लोहिया के साथ उनका रिलेशन बढ़ा। तो फाइनल उन्होंने जो ये बताया कि भाई एक पार्टी होनी चाहिए जिसमें दलित एक सेंटर स्टेज में हो, वो इसलिए नहीं जाति के आधार पे, लेकिन कास्ट के इशू के आधार पे, कास्ट और अनटचेबिलिटी के इशू के आधार पे और लोग आते नहीं हैं, ओबीसी भी नहीं आता, ट्राइब भी नहीं आता, और वो एक तगड़ी पार्टी बनाए जो उन्होंने बनाई। मतलब इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को 13 एमएलए की सीट मिली थी, और 1962 के इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया वाज द 3rd लार्जेस्ट पार्टी आफ्टर द कांग्रेस। तो उनका फाइनल सॉल्यूशन ये था कि भाई ये पार्टी हो और पॉलिटिकल अलायंस सिमिलर आइडियोलॉजी के पार्टी के साथ करें। सिवा आरएसएस और बीजेपी छोड़ के, नाम दिया उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के मैनिफेस्टो में, दोनों को छोड़ के अच्छा, उनका नाम है बाकायदा कि इनको छोड़कर, बाकायदा भारतीय जनसंघ को छोड़कर आरएसएस भारतीय बिल्कुल जनसंघ, उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के मैनिफेस्टो में आखिरी का प्यारा है 1.5 पेज का, जी। पॉलिटिकल अलायंस कैसे करें। तो मेरा ख्याल है आखिरी में उनका ये था कि वॉट एवर यू से द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ दलित विल रिमेन कन्फाइंड टू दलित विथ सम सपोर्ट, Yes. but you must be in power
and the only way is to have a political alliance with those party which are of a similar view. अब वो कोशिश की जा रही है, लेकिन वो बड़ा मुश्किल हो रहा है। आई मीन दलित पॉलिटिक्स इज सो फ्रेगमेंटेड, और ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन है। जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की बात की और आपने कहा कि इम्पॉसिबल है, तो अगर कास्ट सिस्टम का इस तरह का जो ग्रेडेशन है, जो मल्टीपल लेवल ऑफ इनइक्वलिटीज़ हैं, उनको अगर आप कन्फ्रंट नहीं कर सकते या उनको ख़त्म करने की कोई तरकीब नहीं निकाल सकते पॉलिटिक्स में, तो वाकई फिर बहुत मुश्किल है। इसका रीज़न कपिल सिब्बल साहब ये है कि देयर इज़ नो मूवमेंट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम बाय द हाई कास्ट. They will never be. Yeah, So as long as there is no movement and endogamy, which is the crux of the caste system, persists, which persists on a large scale. I'm sorry to say, but if you look at appointments all over the country, within the bureaucracy, within the judiciary, it's all dominated by Brahmins. It's a fact. Yeah. That's it. See, the only viable agency. So as long as, just let me complete, as long as there is no struggle against the caste system, a very systematic struggle against the caste system by the high caste, Which is what Ambedkar wanted as a social ये revolution. लास्ट 1942 की उनकी बीबीसी की इंटरव्यू अभी बाहर आई है ना, बिल्कुल, तो बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल। कहा है कि कुछ तो प्रोग्राम होना चाहिए. He said that democracy will not work. Democracy And will. it is not working. Yeah, he says that democracy will acquire a communal base, Yes. a religious base and a caste base. But at least there should be attempt on the part of high caste to build up a movement against the caste system. There is no interest But you whatsoever. look at the politics of the BJP, they are now appropriating the Dalits are saying you are also Hindus, which was rejected Yeah. by Ambedkar himself. See, the only viable political agency that can do this is the state, right? That's why constitution becomes very central. That's why constitution is so dear to them, and that is also connected to Ambedkar. So for Dalit also, political battle fighting is not really going to be very effective given their numbers. If they mobilize on caste basis, caste would obviously lead to caste polarization, and it has to be like India has done that. It's not like India has not done that. What has happened in last 20 years, 15 years, we are going in the reverse direction. तो वो जो रिजर्वेशन हुआ है, रिजर्वेशन से एक दलित वॉइस बनी थी, उससे बहुत कुछ बदल भी रहा था. और जो हम एजुकेशन की बात कर रहे थे, बेसिक राइट्स की बात कर रहे हैं, तो उसी में जो मैं पहले बात करने की कोशिश कर रहा था कि एक जो सिटीजनशिप का नैरेटिव है, इफ वी हैव टू बी अ डेमोक्रेसी, वी नीड टू यूनिवर्सलाइज सिटीजनशिप, एंड सिटीजनशिप इन्वॉल्व सर्टेन सेट ऑफ राइट्स, जिसको आप कास्ट के बगैर, जेंडर के बगैर, एज के बगैर, रीजन के बगैर, जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करें, आप पुअर ब्राह्मणी नहीं, आप पूरे दलित है, जब तक आपको बेस्ट स्कूलिंग नहीं मिलेगी, एक साथ बैठ के स्कूलिंग नहीं मिलेगी, उसके बगैर कास्ट सिस्टम खत्म नहीं होगा. डायरेक्टली कास्ट को कास्ट से लड़ाई करेंगे तो उससे तो कास्ट सिस्टम चलता रहेगा, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. तो इसलिए नैरेटिव हैज टू बी स्टेट इंसिस्टिंग ऑन सिटीजनशिप राइट्स. या ज्योत का आपने बिल्कुल सही कहा है कि इफ हाई कास्ट सोसाइटी इज नॉट टेकिंग इनिशिएटिव, इट इज द स्टेट. But if state has to take a very comprehensive program against the caste system, which the state doesn't have. precisely. On They the have con- need, they're it not has- it willing has- to. Yeah, it has- and it on has the- actually thing. on the contrary now, आप यदि देखेंगे 1920 के बाद जो करिकुलम फ्रेमवर्क चेंज होने की बात कर रही है, अब हो ही रही है, उसमें मनुस्मृति आ रही है, उसमें गीता आ रही है. इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में 4 साल का कोर्स है गीता पे, बैचलर डिग्री. और महाराष्ट्र में जो स्कूल में कोर्स पढ़ाया जा रहा है वो गीता का 12 अध्याय कंपलसरी बढ़ाया जा रहा है. तो ये फिर एजुकेशन जो एक सोर्स ऑफ सेकुलरिज्म का है, एंटी कास्ट एटीट्यूड निर्माण करने का है, वो बिल्कुल उल्टा दिशा में जा रहा है. इसीलिए तो अम्बेडकर को मार्जिनलाइज करना जरूरी हो जाता है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट इज स्ट्रेटेजिक, इट इज नॉट मिस्टेक. अम्बेडकर को I don't think it's strategic, but it was said, जो ऐसे आपने कहा कि उसने जो कहा उसकी जो असलियत अंदर सामने आ की उसकी जो असलियत देखिए, थी, वो- जो भावना थी, असली भावना थी, वो सामने आ गई. मैंने शुरू में कहा है कि the RSS and BJP knows very well that it is only Ambedkar who has studied Brahminism. Yes, sir. He has examined its nature, He has to- pointed out its We have to causes, destroy Ambedkar. Yeah, and exactly. the motive, So this rehearsal, and the it's not- motive. It's not chook. and the motive. The Brahmin, if you look at the Gita, Brahmin are considered to be superhuman being. Yes. So the fascism का जो concept है वो उसमें क्लियर है. और आप देखेंगे फिलोसॉफी ऑफ हिंदुज़म में जो एशे है डॉक्टर अंबेडकर का, कि उन्होंने कहा कि जो जर्मनी का फैसिज्म है नात्से ने लाया है वो मनुस्मृति से लिया हुआ है, वो कोट दिया है. नात्से ने इतनी तारीफ की है मनुस्मृति की. तो जो सुपरमैन का और सुपीरियर रेस का जो कॉन्सेप्ट जर्मनी ने नात्से ने लिया, जहाँ से फैसिज्म आया, इस ओरिजिन इज मनुस्मृति. तो the Brahmanical scholarship is absolutely clear that it is only Dr. Ambedkar academically who knows
व्हाट्स द प्रॉब्लम Yes. एंड देयरफॉर ये जो है कि ये ऐसे नहीं वैसे नहीं है, जो मेडिकल थिंक टैंक है उनको बिल्कुल क्लैरिटी है। तो दलित लीडरशिप क्यों नहीं पैदा हुई इस देश में? सर अपार्ट फ्रॉम दी मायावती, हुई है, कैसे आप कह apart सकते from हैं? मायावती, नहीं, सारे दलित लीडरशिप, दलित वॉइस इज नाउ बिकम सो क्रिटिकल it's a ग्लोबली। voice, but there is no आई थिंक single- मेरी When I'm talking अपनी about मेरी leadership, they're मेरा इसका divided. The point is, considering the state that they're in, it's easy to do that. I mean, we know. I mean, No, I fought precisely. elections. So there I is fought also elections. I know what they do. The point is that Dalit is divided on community basis. Yes, of The course. language of Dalit is an urban language. आप एक पंजाब के गांव में जाएंगे या महाराष्ट्र के गांव में जाएंगे, वहाँ पे आपको मांग मिलेगा, महार मिलेगा, आधर्मी मिलेगा, मजहबी मिलेगा। बिल्कुल वहाँ पे दलित ढूंढना मुश्किल हो जाता है। और ये जो रियलिटी है, ये बीजेपी को पता है, इसके थ्रू आरएसएस काम कर रही है, उनको फ्रेगमेंट और फर्दर कर रही है बाय काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजिंग देयर डिफरेंसेस थ्रू पॉलिसी, थ्रू नैरेटिव्स, थ्रू रिप्रेजेंटेशन। तो वो जो एक्चुअली दलित लीडरशिप इवॉल्व हो रही थी, उसका अब सोशल बेस पहले से वीक हुआ है और उसमें वो बड़ा सिस्टमेटिकली अनटैप किया जा रहा है। वो ऊपर से भी हो रहा है, नीचे से भी हो रहा है। सो डोंट थिंक इट इज अ मिस्टेक, डोंट थिंक इट इज बाय चांस। दलित का पॉलिटिक्स वीक हुआ है पिछले 10 साल में। एक मिनट सर, Please. ज्योतिका साहब, एक बात जो आप मेरी शायद समझ नहीं रहे, आप जो करना चाहते हैं यानी बीजेपी वाले, उसे करने का सही तरीका ये नहीं होगा उनके हिसाब से कि आप सीधा डिमोलिशन कर दें। एप्रोप्रिएशन इज अ मच बेटर वे ऑफ डूइंग इट, दिस इज अ फैक्ट। सेलेक्टिव एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं। whatever Yeah, yeah. डीइफिकेशन इज ऑल्सो बेटर वे ऑफ डूइंग इट। कि आपने देवता बना दिया, भगवान बना दिया, माला चढ़ा दी, किस्सा खत्म हुआ। तो जो बात में दम है, जो बात में ताकत है, वो पूजा की वस्तु बन के रह गई। दिस इज दी स्ट्रेटेजी। और जब आप इस तरह, जिस तरह से होम मिनिस्टर साहब बोले, उस तरह वो बोलते हैं आप, तो वो स्ट्रेटेजी एक्सपोज हो जाती है। इट इज इन दिस सेंस के चूक हुई उनसे। नहीं, मैं कह रहा हूँ स्ट्रेटेजी नहीं, उनकी नहीं, डिमोलिश वो करने की नहीं है, उसको वो appropriate लाना करने की। चाहते हैं, उसको डिस्कशन में लाना चाहते हैं। ये एक्सपोज नहीं हुई, इसमें एक उसको डिस्कशन का टॉपिक बनाना चाहते देखिए, हैं। जोत का सवाल यह है कि दलितों की पॉलिटिकल पार्टी शुरू कहाँ हुई? महाराष्ट्र में हुई, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी हुई, 13 एमएलए की सीट मिली, फिर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनी 42 में, फिर आरपीआई बनी। आरपीआई बिकेम ऑलमोस्ट थर्ड लार्जेस्ट पार्टी और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन 62 इलेक्शन। Why is it that the Dalit political party in Maharashtra has collapsed and fragmented? Yes, I think among many That's a other very important reasons, one of the reason is that they have not been able to let down the ideology of the party. What economic system they want, what political system they want, they know what social system they want. But the integrated ideology जो political system को party को जरूरी होती है, वो नहीं कर पाए। वो 52 में उन्होंने मैनिफेस्टो लिखा, उसके बाद कुछ नहीं है। So I think that's the reason, and there is other thing, the disintegration among poor is very easy. That's right. That's what I was trying to say. No, but also it's kind of अच्छा, generally दूसरी also बात मैं बताऊं, ये जो सब क्लासिफिकेशन की बात आपने की ना, that's also dividing the community. precisely. It is in fact, it is dividing the Dalits. That's very dangerous. It's very dangerous. but Politically it's very dangerous convenient. and sociologically dangerous. It is convenient for them. Yes, So the convenient. more divided they are, Yes. better it is for them. So they can focus on No, but define it's a very selective dangerous appropriation. political game to play in the Of course. ultimate analysis for They the play future all of India. dangerous games. For votes, they would play dangerous games. So they are selectively appropriating. In UP, they'll target Valmiki. That's right. They'll leave Jatav for BSP. That's correct. They'll leave Jatav partly for Congress. उनको पता है Valmiki को consolidate वो करेंगे, तो दिल्ली में हमारा भी यही है। 30%। दिल्ली या में दिल्ली भी में भी यही यही है, है। पंजाब दिल्ली में में भी भी हर जगह पे यही कर रहे हैं। नहीं, उसका जोत का ये समझ लेना चाहिए। एक तो ये है कि विद इन द शेड्यूल कास्ट जो लेस अनटचेबल है उसको इग्नोर किया है और वो इजीली ससेप्टेबल है। अब आप देखेंगे, वाल्मीकि तो मोर अनटचेबल है। नहीं, वाल्मीकि का एक्सेप्शन कर रहे हैं, वो leadership level वाल्मीकि पे का वो एक्सेप्शन करते है, हैं। लेकिन आप बाकी की सारी सबका देख लीजिए ना, हिंदुत्वाइजेशन देख लीजिए कि प्रेसिडेंट कौन है, वो भी प्रेसिडेंट कौन बने हैं, हाँ। ये जो सोशल वेलफेयर मिनिस्टर कौन है, ये जो है ना धोबी खाट, ये जो नीचे वाला जो तबका है विच आर स्लाइटली सोशली बेटर देन दैट ऑफ जाटव और दैट ऑफ महार, ये क्लीवरेज है। they aspire to be और mainstream दूसरा Hindus. क्लीवरेज जो है वो बड़ा, दूसरा क्लीवरेज वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ओनली दोज शेड्यूल कास्ट who are Ambedkar and who fight for human right, they have been targeted. They know that they cannot be win over. That is It the is the point I'm other. making, It is the other who have not been a part of the real Ambedkar movement and considered slightly superior to the other scheduled castes. To them, the BJP That has is been the point over I'm making. You during can the do last away 60. with them. That's their politics. Yeah. They are
20% of the scheduled caste, they are 30% of the scheduled caste. You can do away with them. Absolutely. Focus on Focus on non-Ambedkarites. them. Absolutely. That's why you target ये जो Ambedkar यूपी में and you accommodate them, bring यूपी them. में 22% से 12.5% अभी हुआ है, Correct. तो वो जो 12.5% है उसका कास्ट बैकग्राउंड देख लीजिए ना, Yeah, सब yeah, सब कास्ट का, Yeah. दे आर ऑल नॉन जाटो, Absolutely. Yeah, yeah. they are not as much Ambedkarite as the Jatos Precisely. That's right. और and वो it is Ambedkar Jata who fought symbolically उनके and साथ who connection. converted to Yeah, Buddhism. yeah. That's right. So that is also there. Precisely, that's the point I'm trying. अच्छा ये बात बताइए जी। कि if you have a system by which Dalits, there are schools and educational institutions only for Dalits. I think that will help in I'm a just asking you as you know, because you're an academic. Constitutionally, according to me, it's okay. I think yeah. a lot of people will attack it, but I think it's okay. If a political party says, "Okay, look, we will open up 100 Dalit schools only for Dalits because they are the real marginalized people. We need to empower them." That's a solution actually for actually bringing about a whole social revolution within the Dalit community. I think partly it will be useful exercise because in USA they have tried. These all community colleges Yes. are for the blacks. Yes. Because they have tried the integrated school. Correct. They found a tremendous Not problem. But the community colleges have and community institution had success quite a lot in developing skill education. My feeling the same thing will help here quite a lot. A political party should Yeah, take up this yeah, issue. yeah. Why do This because is happening actually. अब हमने स्टडी किया था पंजाब का, रविदास कम्युनिटी जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट है, उन्होंने अपने स्कूल खोले, these are private schools, और फिर वो they are not close to anyone else, but these are run by Ravidasis, it's their schools, and obviously majority is that of Ravidasis, but it is Jats can also join there, poor Jats can also, they will take them. So उसमें जो है एक बड़े इंटरेस्टिंग किस्म का जो है वो एक नया नैरेटिव पैदा हो रहा I है. think the community doesn't have these kind of Resources, yes, This absolutely. is the Yeah, problem. yeah, yeah, yeah. This is the problem with Yeah. minorities Yeah, also. yeah, This is a yeah. problem with Absolutely. Dalits Yeah, I also. think कपिल साहब आपने जो ये कहा ना, ये अभी है कुछ हद तक जो पीपल एजुकेशन सोसाइटी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1950 में सेटअप की, उसके 31 इंस्टीट्यूशन है. इट्स ओपन टू एवरीबडी बट प्रिडोमिनेंटली दलित और ट्राइबल है. Correct. और उसी तरह नागपुर में भी है, नहीं, but why should बेंगलोर the में state है. set them लेकिन जो तो state वो का और चक्कर वहाँ ये से है, वहाँ से बहुत बड़ा तबका आ गया है. तभी तो कह रहा हूँ उसका जो problem थोड़ा है। बहुत जो रेवोल्यूशन है उसी की वजह से. बिल्कुल. नहीं सिंपल है, उसका प्रॉब्लम ये है, अभी अगेन हम जो एम्पिरिकल देखते हैं तो बहुत सारे जो गांव के सरकारी स्कूल हैं दे हैव इफेक्टिवली बिकम दलित स्कूल, क्योंकि वहाँ पे जो अपर कास्ट वाले जाते ही नहीं है. तो होता क्या है, अनलेस द टीचर इज कमिटेड टू द कॉज दे हैव कंटेम्प्ट फॉर देयर स्टूडेंट्स. So the state schools where majority of the students are Dalits, teachers are there, they are very well funded, but teachers don't teach because they have contempt for students. So you need to somehow kind of have a No, but consciousness then of to have a political framework precisely, which is empathetic towards. empathetic to that. For that's what Professor Thorat was saying, that there has to be a kind of social mobilization against the caste social system, which is not mobilization is most Dalit specific, Yeah. which is also The- kind of the- other communities The participating. higher education and school education is going to a serious crisis. That's true. See, one of our major solution which Congress had tried was public education system. That's right. In 50s and 60s and up to 70s, entire university, state universities and central university were government. Now you find almost 50% of the universities are private. 65% of the colleges, aided colleges, are private. 67% of the standalone institutions are private. Yes. Now, I'm not saying that the privatization per se is bad, No, but no, the it's a point is the problem fee is so high. accessibility. Yeah, Problem of exactly. accessibility. Fee is so 100%. high, but even if fee high, if the government comes in, it can be dealt. The government is not coming Not at all. coming, that's true. So the inequality in higher education is so high at the moment. I have seen the endowment ratio of scheduled caste, scheduled tribe, OBC and high caste. It is exactly graded inequality. So it is in fact increasing inequalities. From a Absolutely, purely developmental absolutely. perspective, you are not investing in 70% of your potential Exactly. workforce. Exactly. They are meritorious kids. Yeah. They are very very capable. They can produce academics. They can produce scientists. they And can the produce other point is entrepreneurs. that the scheduled caste do not have land. The proportion of landlessness is very high. Businesses are less. The only way is to wage labor and regular salary. That's right. And that depends on education and skill. It is that is being For hampered. capitalism, you require So very it's a serious State crisis. intervention is very crucial in this. You cannot just leave it And to private court intervention is initiatives. also crucial in this. Yes, Court court is part of the intervention state is Yes, court system. intervention is Yeah, also yeah. Absolutely. That's why constitution becomes so critical and institutions become very critical. Yes. मतलब आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है
कि 7 to 14 is compulsory That's right. and free. Correct. But the government have find out the way. उसमें एक ऐड किया गया है कि it is in the opinion of the state That's right. that they will decide how it became compulsory and free. Maharashtra government has Act 2012, self-financing school. Can you imagine? Which go directly against the constitution but with some provision. Same is the case with college education. Very sad. So it's a very serious crisis. I think there is a social crisis because of which there is a political crisis in this country. We are sorry to have lost a man like Manmohan Singh, quite frankly. At least you could have risen above all this and done something for the country. We need more of him like people like him in this country to lead forward and really to get to be where Bharat should be, where India should be in the 21st century. Thank you very, very much for being here. Thank you with very me. much. Thank you.